बाबू ये कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है एनसीएल 2020 का क्वेश्चन नंबर 21। आप लोग के पास सबके पास क्वेश्चन पेपर है, वहां से क्वेश्चन देख सकते हैं आप। और ये दो क्वेश्चन जो लिए हैं ये हम दूसरे क्वेश्चन पेपर से लिए, उनका हमको ईयर याद नहीं है, किस सब्सिडी का ये नहीं पता। और क्या ये क्वेश्चन सिर्फ रिक्रूटमेंट के लिए काम आएंगे? नहीं, ये फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ये माइनिंग का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, गेट हो, कोई के लिए भी काम आएगा। ठीक है। और ये सब के सब तीनों क्वेश्चन जो है रेगुलेशन 137 के ऊपर है, प्रिकॉशन अगेंस्ट स्पॉन्टेनियस ईटिंग। इसी रेगुलेशन का नाम हमारे टाइम पे था फर्दर प्रिकॉशन अगेंस्ट स्पॉन्टेनियस ईटिंग। रेगुलेशन नंबर हुआ करता था 118A। ठीक है, अब उसको भूल जाइए। अब क्या आ गया आपका रेगुलेशन नंबर 137 हो गया। जो हमारे टाइम पे 118A हुआ करता था वो 137 हो गया। और फर्दर वर्ड को हटा के आप क्या कर दिया, सिर्फ प्रिकॉशन अगेंस्ट स्पॉन्टेनियस ईटिंग 2017 के रेगुलेशन में। ठीक है, अब इनको देखते हैं हम। इनको सिर्फ नहीं देखेंगे, ये बताना मेरा ड्यूटी नहीं है, इसके आगे पीछे का और ये पूरा रेगुलेशन 137 को हम बहुत छोटे से रूप में बताएंगे। और आप लोगों को आज ही नाइट में हम अपलोड कर दिए हैं रेगुलेशन 111 में जो पेनल साइज दिया है, कैसे याद रखेगा उत्तर टेबल को, उसके लिए ट्रिक दिया है। हम लिख दिए बेलेसर ट्रिक पर रिमेंबर ऑफ पेनल साइज। ठीक है, उसको देखिएगा और अपने जूनियर्स को भी बताइएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं। एनालिसिस ऑफ CO फॉर्म टू ऑक्सीजन एब्जॉर्ब ऑफ एवरी डिप्लेनिंग डिस्ट्रिक्ट R go which is not isolated shall be done once at least in, अब आपको तीन ऑप्शन दिया, once in every 30 days, once in 14 days, once in 7 days। ठीक है, ये जो दो ऑप्शन है A और C, ये पढ़ लिख करके जो बच्चा गया उसके लिए दिया है, यहां फंसाया आपको। और ये जो दिया है B वाला वो उसके लिए जो पढ़ के नहीं गया उसके लिए, क्योंकि 137 में 14 डेज का कोई जिक्र ही नहीं है, तो जो पढ़ के नहीं गया उसके लिए हो। और ये दो चीज है, 7 दिन भी है 30 दिन भी है, इसी में फंसा देगा बच्चा को, कंफ्यूजन पैदा कर देगा यदि वो अच्छे से तैयारी करके नहीं गया है। लेकिन हम तो करवा देंगे बढ़िया से। ठीक, देखते हैं इसको भी। और एक और दिया पेनल साइज। पेनल साइज शैल बी डिटरमाइंड बाय, पेनल का साइज किस बात पे हम डिटरमाइन करते हैं? लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ पेनल, इंक्यूबेशन पीरियड, लेग ऑन इग्निशन ऑफ मीथेन, सबका चर्चा करेंगे। ठीक, ये तीन ऑप्शन दिए, उसमें से क्या सही है पेनल साइज को डिटरमाइन करने के लिए। मतलब प्राइम फैक्टर बताना है, जो महत्वपूर्ण फैक्टर है वो बताना है। पेनल साइज का हम वीडियो भेजे कि पेनल साइज को डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या फैक्टर लेते हैं, उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है मेरा बोर्ड एंड पिलर के प्लेलिस्ट में जाएगा। पिलर साइज, पेनल साइज को कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसके लिए क्या फैक्टर हुआ है। और इंक्यूबेशन पीरियड भी वहां बहुत ही प्यारे तरीके से समझाया है। और आपके एनसीएल रिक्रूटमेंट ग्रुप में हम इंक्यूबेशन पीरियड का वीडियो अपलोड कर दिए, फॉरवर्ड किए हैं। ठीक है, उसको भी देख लीजिएगा। CO फॉर्म टू ऑक्सीजन, CO प्रोड्यूस्ड टू ऑक्सीजन यूज, ये CO प्रोड्यूस्ड बोलिए या CO फॉर्म्ड बोल दिए, एक ही बात होता है। हम यहाँ जानबूझ करके वर्ड चेंज किया है, CO प्रोड्यूस्ड बोलिए या CO फॉर्म्ड बोलिए, एक ही बात होता है। यहाँ क्या बोला, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब या ऑक्सीजन यूज्ड या ऑक्सीजन डिफिशिएंसी, एक ही बात है। ऑक्सीजन यूज्ड बोलिए, ऑक्सीजन डिफिशिएंसी बोलिए या ऑक्सीजन एब्जॉर्ब, ये एक ही बात है। तो ये जो है इसको क्या बोलते हैं, ग्राम रेशो बोलते हैं, जोन्सन-ट्रिकॉट रेशो बोलते हैं, या कुछ भी नहीं बोलते हैं। एक थर्ड ऑप्शन दिया नन, तीन ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, CO/O2 के रेशो को क्या बोलते हैं? ठीक है, हम देखते हैं रेगुलेशन 137 तो हम देखेंगे ही, यहां पे हल्का सा इसका चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, रेगुलेशन का नाम ही क्या बोले, प्रिकॉशन अगेंस्ट स्पॉन्टेनियस ईटिंग। मतलब स्पॉन्टेनियस ईटिंग के अगेंस्ट में हमको प्रिकॉशन लेना है ताकि स्पॉन्टेनियस ईटिंग ना हो। तो बाकी तो आपको देगा ही देगा, स्पॉन्टेनियस ईटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये तो जानना जरूरी है, ये भी एक मैकेनिज्म चाहिए ना। तो स्पॉन्टेनियस ईटिंग को डिटेक्ट करने का हमारे पास कोई तरीका होना चाहिए।
स्पॉन्टेनिटी में होता क्या है बाबू, हम स्पॉन्टेनिटी का भी एक प्लेलिस्ट है, उसमें भी जाके देख सकते हैं। आइसोलेशन स्टॉपिंग का भी एक प्लेलिस्ट है, उसमें आइसोलेशन स्टॉपिंग का जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात की स्पॉन्टेनिटी में होता क्या है, पहले वो जब ना मान रहा जब ना टेस्टिंग करने जाएंगे हम, ये टेस्टिंग करने क्वेश्चन है, ये टेस्टिंग के ऊपर है, सब रेजोल्यूशन 12 के ऊपर है, ये 137 का सब रेजोल्यूशन 12। ठीक है, पहला वाला, बाकी अलग अलग जगह से है, मतलब 137 का ये तीनों क्वेश्चन। क्या होता है, ये स्पॉन्टेनिटी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें हीट इवॉल्व होता है और CO प्रोड्यूस होता है, CO2 प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, CO स्पॉन्टेनिटी जब तक हो रहा है CO का क्वांटिटी ज्यादा रहेगा, CO2 का कम रहेगा, और जब ब्लेजिंग पार हो जाएगा CO कम हो जाएगा, CO2 बढ़ जाएगा। कहने का यह मतलब है छोटे से रूप में कि जहां कहीं भी कोल का ऑक्सीडेशन होगा, स्पॉन्टेनियस हीटिंग होगा, वहां पर CO मिलेगा। क्या मिलेगा, CO मिलेगा। तो CO की जांच करना ना होगा, CO की जांच करते रहना होगा। CO को जांच करने के कई तरीके हैं, वो किसी क्लास में हम देखेंगे। आपका टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम है, आपका ऑटोमेटिक डिटेक्टर है, और बाय इंस्पेक्शन भी होता है। सबसे बड़ा टूल है बाय इंस्पेक्शन, इससे बड़ा टूल कोई नहीं है। बाकी फेल हो सकता है, ये कभी फेल नहीं होगा। तो ये तरीके हैं, वो बात की बात है। तो इंस्पेक्शन कितना दिन में करेंगे, वो भी ना बात है। तो CO प्रोड्यूस हो रहा है स्पॉन्टेनिटी में, ये समझ आ गया। ठीक, अब आगे देखते हैं। स्पॉन्टेनिटी को अर्ली स्टेज में पता करने के लिए हम 2 काम करते हैं। कितने काम करते हैं बाबू, हेमू कितने काम करते हैं, 2। पहला कि हर 7 दिन में एक बार चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के द्वारा CO को जांचने के लिए जो अप्रूव्ड ऑटोमेटिक डिटेक्टर है, CO डिटेक्टर कहने का मतलब क्या हुआ, ऑटोमेटिक CO डिटेक्टर है, उसके मदद से CO का परसेंटेज जांच करेंगे। क्या करेंगे, पहला काम, हर 7 दिन में एक बार CO का परसेंटेज जांच करेंगे। यदि CO मिला तो कहीं ना कहीं माइंस में स्पॉन्टेनिटी है। ये हुआ बात एक। दूसरा क्या बोलता कि हर 30 दिन में एक बार कंप्लीटली एनालाइज किया जाएगा हवा का। किसका, हवा का। कहां के हवा का, जो भी आपका डिप्लेरिंग डिस्ट्रिक्ट है उसके रिटर्न का हवा का, हर डिप्लेरिंग डिस्ट्रिक्ट के रिटर्न की हवा का कंप्लीटली एनालाइज किया जाएगा, पूरी तरीके से उसका एनालिसिस किया जाएगा। और किसका किया जाएगा, ऐसे गोप के रिटर्न की हवा का भी जांच किया जाएगा जो कि सील नहीं किया गया है। गोप को सील कर दिया तो खत्म बात, तो रिटर्न में उसका हवा कहां से जाएगा। ऐसा गोप जो कि सील नहीं है, उसकी भी हवा जो रिटर्न में जा रही है उसका भी एनालिसिस करेंगे। काहे के लिए करेंगे, CO फॉर्म टू ऑक्सीजन एब्जॉर्ब के लिए। अब कितने दिन में करेंगे ये कंप्लीट एनालिसिस, 30 दिन में एक बार करेंगे। कितने दिन में करेंगे, 30 दिन में एक बार करेंगे। तब ये 7 डेज में कहां पास आया आपको, बोला ना कि 7 दिन में एक बार CO की जांच करना है। बोला कि पहला पॉइंट, CO स्पॉन्टेनिटी का अर्ली स्टेज में पता चल जाए। अंग्रेजी वाले लिखे होंगे या बोलते होंगे टू डिटेक्ट स्पॉन्टेनिटी इन अर्ली स्टेज। स्पॉन्टेनिटी का अर्ली स्टेज में ही पता चल जाए, इसके लिए पहला काम क्या करते हैं, टेस्टिंग ऑफ CO, percentage of CO once in every 7 days and completely analyze of CO formed to oxygen absorbed ratio of the air in the return airway of every depleting district and of every group मतलब the air of return airway of every group which is not or which has not been isolated or sealed up once in every 30 days by a competent person। समझे ना बाबू, क्या बोला, हम कुछ नहीं बोले, हम इतना ही बोले। इसको बड़ा ध्यानपूर्वक 2-3 बार हम बताए, सुन लीजिए कि प्रत्येक डिप्लेइंग डिस्ट्रिक्ट के रिटर्न हवा का 30
प्रत्येक रिटर्न एयर की हवा का जो कि क्या है, प्रत्येक डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट की रिटर्न हवा और जो कि सील नहीं किया गया उसकी हवा का 30 दिन में कम से कम एक बार ग्राम्स रेशो को जानने के लिए, ये CO फॉर्म टू ऑक्सीजन मेजॉरिटी किसको बोलते हैं, ग्राम्स रेशो, ये जानने के लिए हम जांच करेंगे, एक कॉम्पिटेंट पर्सन करेगा, ठीक है। और हर 7 दिन में एक बार CO परसेंटेज की जांच की जाएगी। तो ये हो गया 30 डेज वाला। तो इस 7 डेज में फंस जाएगा ना, कह रहे साला CO का परसेंटेज 7 दिन में निकालने के लिए भी बोला था। तो ये वाला चीज है कि ये वाला चीज है, तो कौन सा वाला है, कंप्लीटली एनालाइज कब करते हैं, ये है ग्राम्स रेशो, इसको क्या बोलते हैं, ग्राम्स रेशो 30 दिन में एक बार कैलकुलेट करते हैं और CO का परसेंटेज हर 7 दिन में एक बार करते हैं, ठीक है। अब इतना मुझे लगता है कि याद हो गया आपको। अब क्या बोल रहा है, पेनल साइज शैल बी डिटरमाइंड बाय, पेनल साइज के डिटरमिनेशन के बहुत सारे हम भी पॉइंट बताए, उसमें से मेन पर मुख्य कारक क्या है, मुख्य फैक्टर क्या है वो नहीं जानना जरूरी है, वो है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोल। ये लेंथ एंड ब्रेड्थ ऐसे दे दिया, क्या है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोल, इसका वीडियो एक बार देख लीजिएगा क्या होता है ये, ठीक है। हमको पेनल साइज ऐसा बनाना है कि इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर पेनल के सभी पिलर का एक्सट्रैक्शन किया जा सके, ठीक है। और ये CO प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन मेजॉरिटी तो बता ही दिया, या बता देते कि इसको क्या बोलते हैं, ग्राम्स रेशो बोलते हैं, ग्राम रेशो बोलते हैं। CO फॉर्म टू ऑक्सीजन एब्जॉर्ब या CO प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन डिफिशिएंसी रेशो इज नोन एज ग्राम्स रेशो, ठीक है। अब हम देखते हैं रेगुलेशन 137। रेगुलेशन 137 प्रिकॉशन अगेंस्ट स्पॉन्टेनियस हीटिंग। इसमें क्या बोलता, पहला बात बोलता है ये कि पहली बात कि जो भी आपका सीम या सेक्शन है उसको पेनल सिस्टम से काम करना है। ऑल सीम एंड सेक्शन शैल बी वर्क्ड इन पैनल्स हैविंग इंडिपेंडेंट वेंटिलेशन इन सच अ मैनर दैट it is possible to isolate one panel from another panel where necessary। क्या बोलता है कि हर प्रत्येक सीम को, प्रत्येक सेक्शन को पैनल बना करके काम करना है जिसका अपना एक स्वतंत्र वेंटिलेशन होगा। इंडिपेंडेंट वेंटिलेशन मतलब स्वतंत्र वेंटिलेशन होगा, ताकि यदि पैनल के अंदर आग लग गया तो या स्पॉटिसिटी हो गया, क्या कीजिएगा, एक ही ना पैनल को बंद करना होगा, तो उस पैनल को हम आसानी से बाकी रेस्ट ऑफ द माइन से क्या करें, आइसोलेट कर सके। यदि पैनल सिस्टम नहीं रहेगा तो पूरा माइन को बंद करना हो जाएगा। अब हमको सिर्फ जिस पैनल में प्रॉब्लम हो उसको सील किया जा सकता है, यही करना है, ठीक है। तो पहला बात क्या बोलता, पैनल सिस्टम ऑफ वर्किंग, पहला क्या काम करना है हमको, पैनल सिस्टम ऑफ वर्किंग को अडॉप्ट करना, पैनल सिस्टम ऑफ वर्किंग को अडॉप्ट करना है, हैविंग इंडिपेंडेंट वेंटिलेशन इन सच अ मैनर दैट इट इज पॉसिबल टू आइसोलेट वन फ्रॉम अनदर वेयर नेसेसरी। नंबर 1। नंबर 2, भैया पैनल सिस्टम से तो काम करना है, लेकिन कहीं पर बिना पैनल सिस्टम का काम कर दिया है तो क्या होगा। हर एक चीज का जुगाड़ रहता है ना भाई। यदि पैनल सिस्टम से काम करना है तो रेगुलेशन बोलता है, लेकिन बिना पैनल सिस्टम से काम कर दिया है तो वहां पर क्या बना है, आर्टिफिशियल पैनल बनाना है। क्या बनाना है, आर्टिफिशियल पैनल। इसमें आएगा ऑब्जेक्टिव, आर्टिफिशियल पैनल काहे से बनाएंगे, बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ आइसोलेशन स्टॉपिंग। यदि आपने पैनल सिस्टम ऑफ वर्किंग को एडॉप्ट नहीं किया था तो वहां पर रेगुलेशन आपको अपेक्षा करता है कि आप आर्टिफिशियल पैनल बनाइए, काहे के द्वारा, बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ आइसोलेशन स्टॉपिंग। दूसरा क्या बात हुआ भैया, फॉर्मेशन ऑफ आर्टिफिशियल पैनल, फॉर्मेशन ऑफ, हम पूरा नहीं लिख रहे, आधा लिखते चल रहे, फॉर्मेशन ऑफ आर्टिफिशियल पैनल, आर्टिफिशियल पैनल बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ आइसोलेशन स्टॉपिंग।
आई स्टॉपिंग लिख देता हूं बाबू। आइसोलेशन स्टॉपिंग और वेंटिलेशन स्टॉपिंग अलग अलग चीज है बाबू। वेंटिलेशन स्टॉपिंग इनटेक का हवा रास्ता, इनटेक एयरवे और रिटर्न एयरवे के बीच बनाया जाता था कि हवा, इनटेक हवा और रिटर्न हवा एक दूसरे में मिल ना जाए, ठीक है, वो वेंटिलेशन स्टॉपिंग है। 7 गो पर्पज लिखाया हूं मैं, पर्पज ऑफ आइसोलेशन स्टॉपिंग। मेरा एक वीडियो है, जाके देखिएगा, बहुत लोग देखा है उसको, बहुत ज्यादा देखा गया वीडियो है, उसमें देखिएगा कि कौन कौन पर्पज से आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाते हैं, आइसोलेट करने के लिए, अलग करने के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो हम यदि पैनल सिस्टम से काम नहीं किया है तो आर्टिफिशियल पैनल बनाएंगे, काहे के द्वारा स्टॉपिंग खड़ा करके, आइसोलेशन स्टॉपिंग खड़ा करके, बना करके, ठीक है। तीसरा बात पैनल साइज के बारे में बोलता है, जो कि अभी आपको हमने ऑब्जेक्टिव लिया था। पैनल साइज इस तरीके से आप रखिएगा कि कोल के इनक्यूबेशन पीरियड के अंदर में सभी पिलर को हम डिप्लरिंग कर सके, एक्सट्रैक्ट कर सके, मतलब डिप्लरिंग कर सके, ठीक है कि नहीं। तो पैनल साइज किस बात पर निर्भर करता है, इसका मुख्य पैनल साइज का सिलेक्शन, मतलब साइज ऑफ पैनल किस बात पर निर्भर करता है, ऑन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोल, ठीक है। ये हो गया, तो इसमें भी और ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, अरे भैया बांसुरी रहेगा, बांस रहेगा जब ना बांसुरी बनाऊंगा और तभी ना बजाऊंगा। यदि बांस ही नहीं रहेगा, जब बांस ही नहीं रहेगा तो ना बांसुरी रहेगा, ना बांसुरी बजाऊंगा। तो जो कारण से स्पॉन्डिसिटिंग होता है उसी को माइंड में नहीं रहने देना है, ऐसा बोलता है आपका रेगुलेशन, ठीक है। जो कारण है, कारण को ही हटा दीजिए। कारण क्या होता है, कोयला है, सेल है, कार्बोनेशियस मटेरियल है, उसको अंडरग्राउंड में स्टैक नहीं करना है, जमा नहीं रखना है। नो कोल, सेल और अदर कार्बोनेशियस मटेरियल शैल बी लेफ्ट आर स्टैक्ड बिलो ग्राउंड, ये बोलता है। मतलब क्या बोलता हो कि कोयला का, सेल या कार्बोनेशियस मटेरियल को अंडरग्राउंड में ना तो छोड़ना है और ना ही जमा करना है। स्टैक मतलब जमा करना, ना जमा करना है। तो कारण नहीं रहेगा, कोयला रहेगा, कार्बोनेशियस मटेरियल रहेगा, सेल रहेगा, उसी में ना स्पॉन्डिसिटिंग होता है। जब वो रहेगा ही नहीं तो कहां से होगा, प्रिकॉशन है कि नहीं। दूसरा, ये तो आप नहीं रहने दे रहे, लेकिन कहीं कहीं पर फॉल एंड कोल होता है, बड़ा बड़ा फॉल हो जाता है और वहां तक हम पहुंच नहीं पाते कई बार। मतलब उसको हटाना हमारे लिए, रेगुलेशन बोलता है कि उसको रहने नहीं देना है, रहने नहीं देना है, उसको जमा नहीं करके रखना है। तो फॉल एंड कोल है भैया, फॉल हो गया, कोल बहुत बड़ा फॉल हो गया है, तो उसको तो हटाना ही। इसका कहने मतलब ये हुआ ना। तब जहां पर फॉल एंड कोल को हटाना संभव नहीं है, व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, वहां पे क्या कीजिएगा, उस एरिया को सील कर दीजिएगा। क्या बोल रहा हूं, वेयर रिमूवल ऑफ फॉल एंड कोल आउट ऑफ द माइन इज नॉट प्रैक्टिकेबल, द एरिया शैल बी इफेक्टिवली सील्ड अप, ठीक है। ये हुआ ना, 4 और 5 हो गया, 2 चीज। ये 2 में क्या था, कॉज ऑफ स्पॉन्डिसिटिंग जो है, कारण जो था, उसी को रहने के लिए वहां रहने नहीं देंगे, और जब रहने नहीं देंगे तो स्पॉन्डिसिटिंग होगा ही नहीं। ये हुआ बात। इसके बाद क्या बोलता है कि डिप्लेरिंग स्टार्ट करने के पहले आपका जो परमिशन लेते हैं डिप्लेरिंग का, जिन लोगों ने मेरा डिप्लेरिंग वाला चैप्टर देखा होगा, बोर्ड एंड पिलर मेथड में, हम प्लेलिस्ट में, उनको मालूम है हम परमिशन दिखाए थे कि परमिशन में हम क्या क्या चीज लिख के भेजते हैं। डिप्लेरिंग के लिए जो हम परमिशन लेते हैं उसमें इस रेगुलेशन का भी जिक्र रहता है, एयर ब्लास्ट का भी जिक्र रहता है, इनंडेशन का भी जिक्र रहता है। उसमें आपका इनंडेशन हो गया, एयर ब्लास्ट हो गया, स्पॉन्डिसिटिंग हो गया, फायर, और फायर का भी जिक्र रहता है कि इनके लिए हम क्या क्या प्रिकॉशन लेने जा रहे हैं। और मैनर ऑफ एक्सट्रैक्शन रहता है कि हम पिलर को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको पिलर को कैसे काटेंगे, किस सीक्वेंस में काटेंगे, ठीक है, वो सब चीज रहता है। कौन कौन से प्लान लगाते हैं पता है डिप्लेरिंग के साथ। डिप्लेरिंग के लिए जो हम परमिशन के लिए एप्लीकेशन भेजते हैं उसमें लगाते हैं सरफेस प्लान। अब बच्चा लोग बोलेगा सरफेस प्लान, अरे भैया सरफेस के नीचे ना हम काम करें, पहले तो हमको क्या चीज को प्रोटेक्ट करना है, सब्सिडेंस नहीं होना चाहिए, वो सब भी ना ध्यान देना है। तो सरफेस प्लान, अंडरग्राउंड प्लान, ऑफसेट प्लान, वाटर डेंजर प्लान, इनंडेशन बोला ना हमने कि इनंडेशन के लिए हम क्या प्रिकॉशन ले रहे हैं,
वो भी दिखा रहा है। तो वाटर डेंजर प्लान, ये सारे प्लान लगा के हम भेजते हैं और मैनर ऑफ एक्सट्रैक्शन का एक प्लान बना के भेजते हैं कि हम इस तरीके से पिलर काटेंगे, ठीक है, इस तरीके से हम पिलर में से कोयला लेंगे। समझ आया? जब भी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ डिप्लिंग बोला तो सिर्फ 112 लिख के छोड़ दीजिएगा, कोई रेगुलर स्टूडेंट तो गया। आपको ये सब को भी एयर ब्लास्ट का, स्पॉन्सिटिंग का, इनंडेशन का सब चीज उसमें 2-2 लाइन में, और स्कैम्प रेगुलेशन 123 है स्कैम्प, वो स्कैम्प के स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान करके है ना एक रेगुलेशन, उसका भी जिक्र होना चाहिए कि सपोर्ट प्लान बनाया जाएगा। ऐसे ही काम करेंगे क्या डिप्लिंग में? सपोर्ट प्लान बनाएगा, मैनेजर बनाएगा, उसको फॉर्मुलेट करेगा, उसको अप्रूव करेगा, वो देखेगा हम 123 में, वो सब रहता है। ठीक है, यहां तक आ गए। अब क्या है, डिप्लिंग जब स्टार्ट करते हैं आपको ऐसे परमिशन नहीं देगा, वो परमिशन में आपको लिखना होगा कि जितने भी पैनल के रास्ते हैं सारे रास्तों को मैंने आइसोलेशन स्टाफिंग बना करके बंद कर दिया है। भैया पूरे ही रास्ते को बंद कर दिया तो घुसेगा कैसे पैनल में? है नहीं, कुछ को खाली छोड़ना होगा, खुला छोड़ना होगा। काहे के लिए? वेंटिलेशन और हॉलेज पर्पज से। हवा जाएगा पैनल में जब ना काम कीजिएगा, हॉलेज जाएगा तब ना टब से माल निकालिएगा या बेल्ट कन्वेयर लगाइएगा। हॉलेज का मतलब सिर्फ वो हॉलेज एंडलेस और उसी को नहीं, हॉल मतलब मटेरियल निकालना, ठीक है, तो उसके लिए भी जुगाड़ रखना होगा। तो जो वेंटिलेशन और हॉलेज के लिए आपने खुला छोड़ा जगह है रास्तों में, जो खुला छोड़ा वहां पे प्रिपरेटरी स्टाफिंग बनाना है। क्या बनाना है? प्रिपरेटरी स्टाफिंग बनाना है। और पैनल के पास में ब्रिक्स और अदर सुटेबल मटेरियल आपको स्टोर्ड करके रखना है ताकि जब जरूरत पड़ जाए तो उस प्रिपरेटरी स्टाफिंग का तो आधा बना हुआ स्टाफिंग, उस प्रिपरेटरी स्टाफिंग को भी कंप्लीट जितना जल्दी हो सके किया जा सके ताकि पैनल को आइसोलेट किया जा सके। तो हम क्या बोला? आइसोलेशन स्टाफिंग शैल बी मेड टू ऑल एंट्रेंसेस टू द पैनल बिफोर एक्सट्रैक्शन इज स्टार्टेड, मतलब बिफोर डिप्लिंग इज स्टार्टेड। डिप्लिंग स्टार्ट करने के पहले पैनल के हर रास्ते में हम क्या बना लेंगे? आइसोलेशन स्टाफिंग बना लेंगे। बट क्या बोलता? प्रिपरेटरी स्टाफिंग शैल बी बिल्ट, प्रिपरेटरी स्टाफिंग बनाया जाएगा। किसमें बनाया जाएगा? इन दैट ओपनिंग्स और इन दैट एंट्रेंसेस which are left open for the purpose of ventilation and haulage, but bricks and other suitable material shall be kept in the vicinity of the panel so that panel can be isolated if and when required। खत्म हुआ बात बाबू। ये तो आपका परमिशन में लिख के देना होगा आपको कि भैया हमने कर लिया है, ठीक है सर हमको परमिशन दे दीजिए। रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से डिप्लिंग का परमिशन लेते क्या रखेगा? ठीक है, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से किसी एक रीजन का डीजीएमएस पीपल में, डीजीएमएस ऑफिशियल में सबसे बड़ा मालिक होता है रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। ठीक है, सब लोग चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस तो पूरा देश की लेना है जी, तो सब जगह जाएगा क्या? नहीं, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस होता है। रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से हम डिप्लिंग का परमिशन लेते हैं। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर करते चले जा रहे हैं, समझिएगा। ये हो गया। अब तो आपने तो डिप्लिंग करने के पहले सब रास्तों में क्या बना लिए हैं? आइसोलेशन स्टाफिंग बना लिए पैनल के सभी रास्तों में। उन रास्तों में को छोड़ करके जिनको हालेज वेंटिलेशन के लिए उपयोग करना उनमें भी आपने प्रिपरेटरी स्टाफिंग बना लिया। ठीक है, बना लिया, एकदम क्लियर हो गया, आपको परमिशन मिल गया, आपने डिप्लिंग कर दिया। अब डिप्लिंग हो गया मतलब गोड आउट हो गया। गोड आउट मतलब जहां से कोयला आपने निकाल लिया उसको गोड आउट एरिया बोलते हैं। तो वो गोड आउट पैनल बोलिए या गोड आउट एरिया को सील करना होगा कि नहीं आप, क्योंकि आपने कुछ में प्रिपरेटरी स्टाफिंग बना के रखा। तो जैसे ही पैनल में डिप्लिंग कंप्लीट होगा वो गोड आउट पैनल को या गोड आउट एरिया को आइसोलेशन स्टाफिंग बना के क्या कर देना? आइसोलेट कर देना। तो बोलेंगे पहले बनाया था तो सब रास्ते में नहीं बनाया था, वेंटिलेशन हालेज के लिए छोड़ा था 2-3 रास्ते। उन 2-3 रास्तों का वेंटिलेशन आइसोलेशन स्टाफिंग को कंप्लीट कर दिया तो मेरा पूरा पैनल हो गया सील, खत्म हो गया बात। लेकिन यहां क्या बोलता है? जो आप आइसोलेशन स्टाफिंग बना रहे हैं उसको सीमेंट से क्या करना होगा? प्लास्टर्ड करना होगा।
और व्हाइट वॉश करना होगा। क्यों करना होगा वो इंस्पेक्शन ऑफ आइसोलेशन स्टॉपिंग में हम बताएं। यहाँ पे समय बढ़ रहा है, 22 से 24 मिनट हो गया वीडियो का, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या बोलता है, इसके बाद बोलता है कि आप जो फ्लूइड, हाइड्रोलिक फ्लूइड इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फायर रेजिस्टेंट टाइप का ही बिलो ग्राउंड में इस्तेमाल करेंगे। अंडरग्राउंड माइंस में सिर्फ फायर रेजिस्टेंट टाइप ही हाइड्रोलिक फ्लूइड का इस्तेमाल करेंगे। अब आपके रेगुलेशन में लिखा क्या है हम बता रहे हैं, 2 जगह नाइट लगा होगा तो वो पैसिव हो गया, ये जो मैं बोला भी पैसिव है। ओनली फायर रेजिस्टेंट टाइप हाइड्रोलिक फ्लूइड शैल बी यूज्ड बिलो ग्राउंड, ये मैं बोला। अब वहां पे क्या लिखा होगा हम बता रहे हैं, hydraulic fluid which is not fire resistant shall not be used below ground। क्या बोला, जो फायर रेजिस्टेंट नहीं है उसको इस्तेमाल नहीं करना है बिलो ग्राउंड। मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब कि फायर रेजिस्टेंट टाइप का इस्तेमाल करना है बिलो ग्राउंड में हाइड्रोलिक फ्लूइड का। एक जो पहला क्वेश्चन आपको 2020 वाला बताए थे वो वाला है, तो वो तो वहां समझा ही दिया कि अर्ली डिटेक्शन कैसे करते हैं। अर्ली स्पॉट के अर्ली डिटेक्शन के लिए हम क्या क्या करते हैं वो स्टार्टिंग में ही बता दिया। सीओ का परसेंटेज पता करते हैं 7 दिन में एक बार, और हर 30 दिन में ग्राम रेशो को डिटरमाइन करते, इतना ही है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, हम एक दिन और लिए थे इंस्पेक्शन ऑफ अनयूज्ड वर्किंग फॉर गैस का, उसमें ये वाला भी चर्चा किए थे। रेगुलेशन 137 का 15, उसमें क्या बताए थे, वो था आपका इंस्पेक्शन आप अनयूज्ड वर्किंग फॉर गैस। उसी में हम एक और चीज घुसा के समझा दिए थे, वो ये वाला था, क्या था कि ऑल अनयूज्ड वर्किंग्स इंक्लूडिंग, देखिए 2 वर्ड है यहाँ पे, ऑल अनयूज्ड वर्किंग्स इंक्लूडिंग अनयूज्ड वर्किंग्स विच हैव नॉट बीन सील्ड ऑफ एंड आइसोलेशन स्टॉपिंग बिल्ट अराउंड गोड आउट एरिया। 3 चीजें ख्याल रखिएगा, हम कहीं लिख दे रहे हैं ताकि उसको समझाने में इजी है। और इसके ऊपर एक आपको एमसीक्यू आएगा बाबू, क्या बोल रहे हैं, ऑल अनयूज्ड वर्किंग्स, ऑल अनयूज्ड वर्किंग्स इंक्लूडिंग बोलता है, इंक्लूडिंग अनयूज्ड, यूडब्ल्यू लिख दो, यूडब्ल्यू मतलब अनयूज्ड वर्किंग, इंक्लूडिंग अनयूज्ड वर्किंग विच हैव नॉट बीन, which have not been isolated and, और एक और चीज है, and every isolation stopping, and every I stopping का मतलब isolation stopping, and every isolation stopping builds around go out areas। 3 चीज बोला यहाँ पे, सभी अनयूज्ड वर्किंग्स का, ठीक है, सभी अनयूज्ड वर्किंग जिसमें काम अभी नहीं हो रहा है, हमने डेवलपमेंट करके छोड़ दिया। इंक्लूडिंग क्या बोलता है, साथ में क्या सामने, अनयूज्ड वर्किंग विच हैव नॉट बीन आइसोलेटेड, ऐसा भी अनयूज्ड वर्किंग जिसको सील नहीं किया है, आइसोलेट नहीं किया है उसको, और जो भी आइसोलेशन स्टॉपिंग है जो कि गोड आउट पैनल के या गोड आउट एरियाज के चारों तरफ बनाया है, उसका जांच जो है हर 7 दिन में एक बार करेंगे। कितने दिन में करेंगे, हर 7 दिन में एक बार करेंगे। कौन करेगा, बाय ए कॉम्पिटेंट पर्सन। जहां जहां हम लिखेंगे जांच किया जाएगा वहां पे रिपोर्ट भी लिखा जाएगा, ठीक है। तो कहीं पूछे कि ऑल अनयूज्ड वर्किंग का काहे के लिए करेगा, ये स्पॉट सेटिंग के लिए प्रिकॉशन फॉर द प्रेजेंस ऑफ फायर, काहे के लिए करेगा, कहीं अनयूज्ड वर्किंग में फायर तो नहीं है, इसकी जांच के लिए सभी अनयूज्ड वर्किंग का और ऐसे अनयूज्ड वर्किंग का जिसको सील नहीं किया गया है, तथा सभी आइसोलेशन स्टॉपिंग जो कि गोड आउट पैनल के चारों तरफ बनाए गए हैं, उनका इंस्पेक्शन हर 7 दिन में कम से कम एक कॉम्पिटेंट पर्सन करेगा। आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है, इंस्पेक्शन ऑफ आइसोलेशन स्टॉपिंग वंस इन एवरी, आइसोलेशन स्टॉपिंग बताए, देखिए आइसोलेशन स्टॉपिंग कितने दिन में करते हैं बाबू, 7 दिन में करते हैं, एक कॉम्पिटेंट पर्सन करेगा। अनयूज्ड वर्किंग का इंस्पेक्शन कौन करे, कितने दिन में करेगा, 7 दिन में करेंगे, एक कॉम्पिटेंट पर्सन करेंगे। फॉर द प्रेजेंस ऑफ फायर रिस्क और फॉर द प्रेजेंस ऑफ गैस भी 7 दिन में एक बार करते हैं, वो भी बताए थे। तो ये वो आपका रेगुलेशन 137 जो कि आपके लिए जरूरत का है, उतना आपको हमको ज्ञाता नहीं बनाना है,
आपको स्टूडेंट को एग्जाम पास करवाना है, दिस इज द माई ड्यूटी। ओके।